नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, एक टॉपिक है हमारा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इकोलॉजी से रिलेट करता है टॉपिक। फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, रीट भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड, इन सभी के अंदर टॉपिक पूछा जाता है। इसमें दो प्रकार का पोर्शन आता है दोस्तों। एक तो आता है कि पृथ्वी पर जीवों की विविधता क्या क्या है, किस किस प्रकार के जीव पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं, इसके अलावा इनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका दोहन किस प्रकार से हो रहा है, उनको संरक्षित करने के उपाय क्या क्या हैं, ये जो वन्य जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी संपदा को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में दोस्तों हम डिटेल में चर्चा आज करने वाले हैं। एक बायोडाइवर्सिटी में वर्गीकरण वाला चैप्टर आता है। वर्गीकरण में मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, एनिमेलिया, किससे कैसे प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, और इनके संरक्षण के लिए हम क्या करें उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये संरक्षण वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा हमारा भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेट करता है, जिसके बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी से टच करता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। ये किस प्रकार से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य हैं, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हैं, टाइगर प्रोजेक्ट वगैरह हैं, वो सारे इसके संरक्षण में आते हैं। तो दोस्तों कई बार इससे संबंधित यूपीएससी में भी अच्छे प्रश्न बनते हैं इकोलॉजी से रिलेटेड। इसके अलावा हम बात करें, आपके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसमें भी यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हॉट स्पॉट क्षेत्र वगैरह क्या है, हॉट स्पॉट क्षेत्र की संख्या कितनी है, इस प्रकार का प्रश्न कोई पूछा जा सकता है। तो उससे संबंधित जो थ्योरी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रीट भर्ती परीक्षा में भी ये नया टॉपिक जोड़ा गया था लास्ट बार, जिसमें प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, अनुकूलन क्या होता है, ये सारी चर्चा अपन को इस वाले पार्ट में भी करनी होती है। तो ये आपको कई जगह टॉपिक काम में आने वाला है। तो अपन एक तो बायोलॉजी वाला पार्ट है, जैव विविधता, वो वर्गीकरण वाला पार्ट आता है। एक थोड़ा ज्योग्राफी से संबंधित है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैं इसको आपको पीपीटी के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूं। अपन अच्छे से समझेंगे, फिर आप इसको नोट्स के रूप में घर पर आप इसको लिखोगे, तैयार करोगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, स्वागत कीजिएगा इसका, जैव विविधता एवं संरक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि जैव विविधता में प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। जैव विविधता का अर्थ होता है दोस्तों, ये पूरी लैंड है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर आप देख पा रहे हो कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपके सामने विद्यमान हैं। दोस्तों हम कभी शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, बाहर जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें हम घूमने जाते हैं, ठंडे प्रदेश हैं उनमें हम घूमने जाते हैं। वहाँ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ हमें अलग अलग प्रकार की वनस्पति दिखाई देती है, अलग अलग प्रकार की चिड़िया, अलग अलग प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं हमें, जो जनरली हमें अब जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए वहाँ की जो हरियाली है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो हमें थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर जीवों की विविधता सबसे ज्यादा है। अगर आप ऐसी जगह खड़े हुए हो कि उस आपके आमने सामने चारों तरफ 10, 20, 50 प्रकार के पेड़ अलग अलग हों, कुछ अलग अलग प्रकार की चिड़ियाएं आपके सामने चहका रही हों, इसके अलावा अलग अलग प्रकार की कुछ वनस्पति हैं, कुछ मंकी वगैरह होते हैं वो अलग अलग टाइप के हों, थोड़ी अलग वैरायटी हो उनकी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत अजीब है, बस हमारे आंखों में देखने की क्षमता होनी चाहिए उस चीज़ को। बस यदि हम आंखों से देखते हैं तो दुनिया बहुत रंगीन दिखाई देती है हमें। जैसे कि कुछ फोटोग्राफ्स मैंने आपके सामने लिए हैं, यदि ऐसी चीज़ें आपके सामने दिखें तो आपको कैसा लगेगा? आसपास का वातावरण जहाँ आप रहते हो, एनवायरनमेंट जो है आपका, जहाँ आप निवास करते हो, उसके आसपास अच्छे वाले पेड़ पौधे आपको मिल जाएं, अच्छी वाली वनस्पतियाँ आपको मिल जाएं, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, रहने का मन करेगा वहां पर, और आपको कहीं ना कहीं आप स्वस्थ अच्छा फील करोगे। जैसे देखो इस प्रकार की माना कि आपको बर्ड्स, चिड़ियाएं आपको देखने को मिल जाएं आपके आसपास, तो आपका थोड़ा सा मन
गुड मॉर्निंग में ही बहुत अच्छा हो जाएगा कि यार कितना बढ़िया प्यारा माहौल है। कुछ ऐसे जीव आपको देखने को मिल जाए तो आपको लगेगा कि यार वास्तव में दुनिया में, प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं। ये चीज है दोस्तों जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की जो किस्में पाई जाती हैं, वैरायटीज पाई जाती हैं, उनको कहा जाता है दोस्तों जैव विविधता। क्या है ये? बायोडाइवर्सिटी है। क्या है ये? बायोडाइवर्सिटी है। इनके संरक्षण के लिए हम क्या प्रयास करेंगे, आज हम उसी के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार के पक्षी यदि आपको देखने को मिले, इस प्रकार के जीव आपको देखने को मिले, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। इनका संरक्षण कैसे किया जाए, आज हम उसी के बारे में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। यही हमारा कहलाता है जैव विविधता। क्या कहलाता है दोस्तों? जैव विविधता। तो निश्चित रूप से ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, आपने थोड़ा सा अच्छा अनुभव किया होगा। तो आइए इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होते क्या हैं, इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है दोस्तों इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर जलमंडल पाया जाता है, स्थल मंडल पाया जाता है, वायुमंडल है। इस जलमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल में उपस्थित कोई भी पदार्थ जो मानव द्वारा अपने हित के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, अपने यूज में लाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। यानी प्रकृति में जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल में उपस्थित कोई भी यदि ऐसा पदार्थ है जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए, हमारे हित के लिए उपयोगी है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो क्लियर हो गई होगी आपके सामने फर्स्ट पीपीटी। अगली इंपॉर्टेंट है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। बहुत शानदार प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों, और इतना और बता देता हूं कि ऐसे प्रश्नों को हर कोई स्टूडेंट सही नहीं कर पाता है। जिसको थोड़ी सी ब्रॉड नॉलेज होती है, एनवायरमेंट की नॉलेज होती है, जो वास्तव में इस टॉपिक को ढंग से पढ़ता है, वही बच्चा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। क्योंकि ये लगता ऐसा है कि सरल है, लेकिन सरल नहीं होता है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण की हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक तो है असमाप्य, एक होता है समाप्य। असमाप्य का मतलब तो होता है जो प्रकृति में समाप्त नहीं हो सकते हैं, निकट भविष्य में जिनकी समाप्त होने की संभावना न के बराबर है या नहीं है, वो सारे असमाप्त कहलाते हैं। एक इनएक्सेप्टेबल कहलाते हैं, ये इन एक्सहॉस्टिबल कहलाते हैं दोस्तों, ये असमाप्त कहलाते हैं, और इसको कहा जाता है एक्सहॉस्टिबल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें असमाप्त में कौन कौन आता है, तो एक तो आती है दोस्तों सौर ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। क्या सूर्य निकट भविष्य में खत्म होगा? नहीं। सूर्य का हालांकि द्रव्यमान कम पड़ता जा रहा है, लेकिन सूर्य से निकलने वाली सौर ऊर्जा भविष्य में समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, अर्थात यह असमाप्त है। कैसा होता है दोस्तों? असमाप्त होता है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, क्या दोस्तों विंड एनर्जी भविष्य में खत्म हो सकती है? नहीं। हवा दोस्तों, वायु कभी खत्म नहीं होगी। यदि वायु खत्म हो जाएगी तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ईंधन की, न ही हमें किसी संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना वायु के तो जीव जीवित रह ही नहीं सकते हैं। तो पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, ये भी कैसा है दोस्तों? असमाप्त के अंदर आता है। वर्षा, क्या रेन खत्म हो सकती है क्या? नहीं। यदि पेड़ पौधे वनस्पति रहेंगी तो दोस्तों बारिश आएगी ही आएगी, बारिश भी खत्म नहीं हो सकती, कम ज्यादा हो सकती है। वर्तमान में बहुत ज्यादा हैवी बारिश चल रही है, और इसी प्रकार से बारिश होती रहे तो जल स्तर अच्छा रहता है। तो बारिश का भी होना जरूरी है, और बारिश असमाप्त के अंदर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारिश खत्म हो जाएगी। ज्वारीय ऊर्जा, दोस्तों समुद्र हैं, हमारा अधिकतम जो पानी है, जल जो है पृथ्वी पर, वो समुद्रों में भरा हुआ है। और समुद्र जो होते हैं दोस्तों, वहां पर समुद्रों में जब लहरें आती हैं, लहरों का उतार चढ़ाव होता है, तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। और ज्वार भाटे के दौरान टरबाइन लगाकर के जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये भी भविष्य में खत्म होने की संभावना इसकी नहीं है। तो टाइडल एनर्जी जो है, ये भी किसके अंदर आती है दोस्तों? ज्वारीय एनर्जी भी किसके अंदर आती है? असमाप्त के अंदर आती है।
जल विद्युत ऊर्जा, वाटर एनर्जी जो है, वाटर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी कहा जाता है, इसको याद रखना, हाइड्रो एनर्जी कहते हैं। ये वाटर एनर्जी भी, पानी कभी खत्म होगा क्या? पानी की समाप्त होने की संभावना न के बराबर है। तो जल ऊर्जा भी किस में आती है? असमाप्य के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों समाप्य, जो भविष्य में जिनकी समाप्त होने की संभावना है, कंप्लीटली नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इनमें से ये संसाधन ऐसे हैं जो फ्यूचर में कहीं ना कहीं समाप्त हो सकते हैं। इनका संरक्षण दोहन करना हमारा निजी कर्तव्य माना जाता है। ये समाप्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो रिन्यूएबल, इसको नवीकरणीय कहते हैं, एंड नॉन रिन्यूएबल, इसको कहा जाता है अनवीकरणीय। सबसे पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय क्या होते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है जिनको बार बार एनर्जी के द्वारा बार बार हम उनको यूज में ले सकते हैं, वो भी भविष्य में ऐसा नहीं है कि जल्दी से खत्म हो जाएं, इनसे कहीं ना कहीं हम इनको रिन्यू कर सकते हैं। नवीकरणीय स्रोत हैं, याद रखना। जैसे जल, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, याद रखना। जनरली इनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलता है, जबकि अनवीकरणीय जो स्रोत होते हैं इनसे थोड़ा पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। जैसे कोई खनिज पदार्थ है, पेट्रोल डीजल का दोहन होता है, इनसे जैसे परमाणु विखंडन होता है, परमाणु से रेडिएशन निकलते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत एनवायरमेंट पर इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन नवीकरणीय स्रोत हैं, जैसे जल की हम बात करें, जल एक नवीकरणीय स्रोत है, बार बार इसका यूज में लेते हैं अपन, जल चक्र चलता रहता है। मृदा उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, ये भी मृदा चक्र होता है। सॉइल चक्र होता है, सॉइल के अंदर तत्वों का चक्र होता है, तत्वों के माध्यम से मृदा की उर्वरता बनी रहती है। प्राकृतिक वनस्पति, ये भी बनी रहेगी दोस्तों, ये भी भविष्य में नष्ट होने की संभावना नहीं है, यानी नवीकरणीय है। वन्य जीव वगैरह हैं, जलीय जंतु हैं, सब किस में आते हैं? नवीकरणीय में आते हैं। और अनवीकरणीय, इसमें आता जीवाश्मीय ईंधन, कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्मीय ईंधन है, खनिज पदार्थ है, भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकता है, एक बार यूज में लेने के पश्चात दोबारा यूज में नहीं आता है, राख बन जाती है, रासायनिक परिवर्तन है, तो जीवाश्म ईंधन। कुछ जैविक जातियां हो सकती हैं जो नई जाति उत्पन्न हुई लेकिन वो नष्ट हो गई, हो सकता है दोबारा उसका इस प्रकृति के अंदर कोई लेना देना नहीं रहे, उसके अवशेष ही नहीं रहे। खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ खानों से निकल रहे हैं, अब खानों में बन तो है, ये होते नहीं है, ये तो है नहीं कि सब हम निकालते रहेंगे और बनते रहेंगे, निकालते रहेंगे बनते रहेंगे। खनिज पदार्थों की भविष्य में समाप्त होने की संभावना रहती है, बनते तो हैं ये, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साहब पेट्रोल कभी दुनिया में खत्म नहीं होगा, या कोयला कभी खत्म नहीं होगा, या डीजल कभी खत्म नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं। खनिज पदार्थ जो होते हैं वो अनवीकरणीय में आते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी किससे प्राप्त होगी दोस्तों? ये भी खनिज पदार्थों से प्राप्त होगी, तत्वों से प्राप्त होगी, तो ये भी फ्यूचर में समाप्त हो सकती है। तो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, जीवाश्मीय ईंधन होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं? अनवीकरणीय के अंदर आते हैं। तो ये दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का हमने क्या किया है? वर्गीकरण किया है। ये जो हमारी नाभिकीय ऊर्जा होती है ना दोस्तों, ये अनवीकरणीय होती है और असीमित ऊर्जा प्रदान करती है, इससे ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिलती है, अनवीकरणीय के अंदर आती है। मैंने नोट लगा करके पॉइंट यहां पर नोट किया है। शानदार तरीके से आप इसको नोट करोगे दोस्तों, अपनी कॉपी में एक एक स्लाइड को देख करके, रोक करके आपको स्लाइड डाल दी जाएगी, पीपीटी डाल दी जाएगी, उसको देख करके आप अपनी लैंग्वेज में इसके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। ये मैंने पीपीटी से, देखो अभी तक मैंने कोई टॉपिक नहीं लिया है, इसको इसलिए लिया है थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इजीली आप इसको समझ सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें जैव विविधता क्या होती है, बायोडायवर्सिटी क्या होती है। एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जैव विविधता शब्द के प्रतिपादक कौन है। दोस्तों ये जो मैंने मैटर लिया है, याद रखना दोस्तों, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसमें कोई किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है। कहाँ क्या दे रखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मेनली हमें जो फॉलो करना है वो वर्तमान में एनसीईआरटी को करना है। चाहे कोई सी ग्रेड की हम बात करें, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट, थर्ड ग्रेड, पटवारी, पुलिस, किसी भी एग्जाम की बात हो, आज वर्तमान में एनसीईआरटी से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है बोर्ड या कोई भी जो विभाग है उस पर हम उंगली नहीं उठा पाए, क्योंकि आप देखते हो आए दिन जब भी पेपर होता है बोर्ड पर तानाकशी होती है, इस पर कमेंट किए जाते हैं, बोर्ड भी थोड़ा सा परेशान होता है। पता नहीं, कमी तो कहीं न कहीं उनकी ही रहती है, लेकिन भुगतना बच्चों को पड़ता है। तो आजकल उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा एनसीईआरटी को ज़्यादा फॉलो करना चालू कर दिया है, ताकि कोई क्वेश्चन में विवाद हो तो वो दिखा सके कि चलो हमने तो गवर्नमेंट बुक्स के अंदर ये दे रखा है, आप इससे आपको पढ़ना चाहिए था। इसलिए थोड़ा सा
एनसीईआरटी को अपन फॉलो करेंगे कंप्लीटली और एनसीईआरटी पर आधारित ही हम सारी चीजें यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब इस जैव विविधता शब्द का प्रतिपादक की यदि हम बात करें तो जैव विविधता शब्द का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? एडवर्ड विल्सन है। जैव विविधता का मतलब होता है इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इसमें उपस्थित रहते हैं, उसको कहा जाता है एडवर्ड विल्सन। इसके क्या है दोस्तों? प्रतिपादक हैं। विल्सन ने शब्द का प्रयोग जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए किया है। जैविक संगठन का मतलब होता है जितने भी जीव जंतु हैं उन जीवों का प्रत्येक स्तर पर क्या विविधता है, कितने कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कौन कौन से जीव जंतु हैं, उनको दर्शाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता कहा जाता है। अब जैव विविधता दोस्तों कई प्रकार की हो सकती है। जैव विविधता आनुवांशिक तरीके से भी हो सकती है, पारिस्थितिकी तरीके से भी हो सकती है, कार्यिकी तरीके से भी हो सकती है। तो कुछ प्रकार हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा आनुवांशिक विविधता। क्या है दोस्तों? आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या होती है? नाम से स्पष्ट है, कहीं ना कहीं कोई भी एक स्पीसीज है, एक जाति है, वो जेनेटिक लेवल पर, आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली चीज एक जैसी होती है। जेनेटिकली चीज दोस्तों वातावरण में अलग अलग तरीके से भी उत्पन्न हो सकती हैं। अपने वितरण क्षेत्र में कोई भी जीव आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है? आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जैसे हम बात करें हिमालय पर्वत, जो आपने नाम सुना होगा, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में एक उगने वाला औषधीय पादप है जिसका नाम है राउबोल्फिया बोमिटोरिया। क्या नाम है दोस्तों? राउबोल्फिया बोमिटोरिया। ये हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में पाया जाता है, औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं, औषधीय पादप के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसकी क्या पाई जाती है? आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। इसके द्वारा उत्पादित एक सक्रिय रसायन है जिसका नाम क्या है दोस्तों? रेसरपीन। क्या नाम है? रेसरपीन। इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है और इसका उपयोग ही हम औषधीय गुणों के रूप में काम में लेते हैं। भारत में लगभग 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान, चावल की याद रखना, 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न किस्में हैं और 1,000 से अधिक किसकी जातियां हैं? आम की जातियां हैं। ये केवल थोड़ा सा अपन को चीजें ब्रॉड मिले, समझ में आ जाए थोड़ा उदाहरण से, इसलिए मैंने बताया है। क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाएगा वो क्या है क्वेश्चन? एक तो जैव विविधता शब्द के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड विल्सन। जैव विविधता शब्द का मतलब क्या है? तो जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित जो विविधता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? आनुवांशिक विविधता, यानी आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में विविधता दर्शाना क्या कहलाता है? आनुवांशिक विविधता कहलाता है। सेकंड आती है दोस्तों जातीय विविधता। कौन सी आती है? जातीय विविधता। ये भिन्नता जाति स्तर पर होती है। कौन से स्तर पर होती है? याद रखना, जाति स्तर पर जो भिन्नता होती है उसको जातीय विविधता के नाम से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दोस्तों हमारे भारत का एक प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र है। भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र की हम बात करेंगे आगे। 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, उनमें से पश्चिमी घाट एक इंपोर्टेंट है। और पश्चिमी घाट में उभयचर जातियों की जो विविधता है वो पूर्वी घाट से क्या है दोस्तों? अधिक है। उभयचर का मतलब होता है जो जल व थल दोनों पर पाए जाते हैं। ऐसी जातियों की विविधता कहां पर ज्यादा है? पश्चिमी घाट पर जाता है। तो जहां पर जाति, अलग अलग प्रकार की जाति या एक ही जाति के अलग अलग जीव वहां पर उपस्थित हो उसको कहते हैं जातीय विविधता। और इस सर्वाधिक कहां पर है? पश्चिमी घाट पर। जैसे उसका उदाहरण देखने को मिलता है हमें, पश्चिमी घाट की जो उभयचर जाति हैं उनकी विविधता पूर्वी घाट से क्या मिलती है? अधिक मिलती है, उसको कहते हैं जातीय विविधता। तीसरी आती है दोस्तों पारिस्थितिकीय विविधता। कौन सी आती है? पारिस्थितिकीय विविधता। ये विविधता पारितंत्र स्तर पर मानी जाती है, इकोसिस्टम लेवल पर मानी जाती है। पारितंत्र स्तर क्या होता है? जैसे भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, मैग्रोव वनस्पति का नाम सुना होगा आपने। प्रवाल भित्ति बनती है जीवों में, कोरल रीफ कहा जाता है। जो आर्द्र भूमि है, जो आर्द्र भूमि है, वहां पर पारिस्थितिकी भिन्नता अधिक पाई जाती है। तो पारिस्थितिकी भिन्नता का मतलब होता है कि आसपास के वातावरण पर आधारित, जहां जैसा वातावरण होगा, जहां ध्रुवीय क्षेत्र है तो वहां पर ध्रुवीय प्रकार की वनस्पति ज्यादा पाई जाएगी, जहां रेगिस्तान मरुस्थल है तो वहां पर
रेगिस्तानी प्रकार के पेड़ पौधे, नागफनी वगैरह कांटेदार मोटी पत्ती वाले पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे। ऐसे ही वहाँ जीप पाए जाएंगे जहाँ पर जिनको जल की आवश्यकता कम होती है। अगर कोई ऐसा वर्षा वन है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे नजर आएंगे आपको, क्योंकि वहाँ वर्षा वन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसी वनस्पति होती है। कहने का मतलब है दोस्तों, जैसा वातावरण वैसी जैव विविधता, उसको कहेंगे पारिस्थितिकी विविधता। जाति स्तर पर बात करें कि एक ही कोई जाति है उसकी अलग अलग प्रजाति पाई जाए, वो जातीय विविधता। और एक आनुवांशिक लेवल पर जो होती है उसको क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे तीसरा पार्ट हुआ है। चौथा हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं कि जैव विविधता संरक्षण के तरीके क्या हैं, जैव विविधता को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, बायोडायवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के तरीके में दोस्तों दो प्रकार का संरक्षण आता है, इंपोर्टेंट है ये। एक तो आता है स्वस्थाने, एक आता है बाह्य स्थाने। कई बार क्वेश्चन आता है निम्न में से स्वस्थाने संरक्षण के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, निम्न में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है प्राकृतिक आवास में संरक्षण। जो भी नेचुरल हैबिटेट हैं, जो भी प्राकृतिक आवास हैं, उनके अंदर यदि किसी जीव जंतु का, वनस्पति का, वन्य जीव का हम संरक्षण करें, वहां पर उसको हम रखें, तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्वस्थानीय संरक्षण। क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। और स्वस्थानीय संरक्षण में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट को कहते हैं तप्त स्थल। क्या कहते हैं, तप्त स्थल। इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो किसने बताया था, तो सन 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों, नॉर्मन मेयर ने सन 1988 के अंदर हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। हॉट स्पॉट क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, उच्च जैविक विविधता वाले क्षेत्रों को क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं, जहां पर बायोडायवर्सिटी हाई लेवल पर पाई जाती है। कोई ऐसा विशेष क्षेत्र जिसके अंदर बायोडायवर्सिटी हाई लेवल पर होती है, जहां जीवों की विविधता अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नॉर्मन मेयर्स ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। हॉट स्पॉट क्षेत्र में दोस्तों संकटग्रस्त जंतु और पादप प्रजातियां उपस्थित होती हैं। संकटग्रस्त का मतलब होता है कि भविष्य में यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये दोस्तों विलुप्त जातियों के अंदर इनको समाहित कर लिया जाएगा। तो संकटग्रस्त जो जाति होती है ना, उनको यहां पर रखा जाता है ताकि वो हमारी प्रकृति में संरक्षित बनी रहें। पृथ्वी का लगभग हम बात करें 1.4% भाग जो होता है, 1.4% भाग जो होता है, वो हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंदर आता है। यानी 1.4% जो भूभाग है उस पर विविधता या पेड़ पौधों की विविधता, जीवों की विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। वर्तमान में हम संसार में लगभग हम बात कर सकते हैं कि लगभग 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, जिनमें से भारत में कितने हैं, 4। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में बताओ हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने हैं दोस्तों, 4 हैं। कितने हैं, 4। कौन कौन से, एक तो है हिमालय क्षेत्र। कौन सा है, हिमालय क्षेत्र। एक है पश्चिम, रट लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको, इंपोर्टेंट है। एक तो हिमालय क्षेत्र, एक पश्चिमी घाट, एक है इंडो बर्मा क्षेत्र, एक है सुंडालैंड या इसको सुंदरलैंड कहते हैं। इसको सुंदरबन का नाम सुना होगा आपने, जो सुंदरबन वाला क्षेत्र है ना, सुंदरबन क्षेत्र, उसको अपन क्या कहते हैं, सुंदरलैंड कहा जाता है या सुंदरबन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये सुंदरबन क्षेत्र कहते हैं, कहीं जगह सुंडालैंड भी लिखा मिलता है। ये सुंदरबन क्षेत्र है। ये 4 भारत के अंदर हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, 4। एक तो हिमालय क्षेत्र, एक पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और एक सुंदरबन क्षेत्र। ये 4 क्या हैं दोस्तों, भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कितने हैं ये, 4। संख्या भी याद रखना, नाम भी याद रखना है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। तो ये इंपोर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा। स्वस्थानीय संरक्षण में क्या आता है, तो सबसे पहले हमने हॉट स्पॉट के बारे में यहां पर बात की है। दूसरा है हॉट स्पॉट निर्धारित कब किया जाता है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा या फिर जो संगठन होते हैं उसके द्वारा हॉट स्पॉट निर्धारित करने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं। कोई भी भूभाग है, कोई भी लैंड का टुकड़ा है, उसको हॉट स्पॉट क्षेत्र कब घोषित कर सकते हैं। पहला कारण, एक तो वहां पर अलग अलग प्रकार की जातियां होनी चाहिए, जातीय समृद्धि बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक प्रकार के पेड़ पौधे हों, अधिक प्रकार के जीव जंतु रहते हों,
एक तो उसको हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया जाता है, उसको रखा जाता है। दूसरा, उच्च स्थानिकता होना। उच्च स्थानिकता का मतलब क्या होता है? जातियां अन्य स्थानों पर नहीं होती हैं। जैसे ऐसा नहीं कि ऐसी जाति हो जो सभी जगह पाई जाती है, फिर तो हॉटस्पॉट क्षेत्र का मतलब भी क्या होगा? हॉटस्पॉट का मतलब है कोई विशेष क्षेत्र जहां पर अलग अलग प्रकार की जाति हैं और वो जातियां किसी अन्य स्थल पर नहीं है, तो हम उसको कहते हैं उच्च स्थानिकता होना। तीसरा, खतरे का स्तर, जिसे आवासीय क्षति के रूप में मापा जाता है। खतरों का जो स्तर होता है, खतरे का स्तर का मतलब है कि यदि जीव जाति का हमने संरक्षण नहीं किया, इसको हॉटस्पॉट क्षेत्र हमने घोषित नहीं किया, तो ये जाति आगे जाकर के इसका आवास खतरे में पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये प्रकृति से नष्ट होने की संभावना भी इसकी बन जाती है। तो तीन बातें होती हैं जो कि याद रखना हॉटस्पॉट क्षेत्र को घोषित करने के लिए आवश्यक है। जाति समृद्धि अधिक होना, उच्च स्थानिकता वाला क्षेत्र और खतरे का स्तर, जिसे आवासीय क्षति के रूप में मापा जाता है कि आवासीय क्षति किसी भी जीव जंतु पादप की नहीं होनी चाहिए। अगर तीन स्थितियां हैं तो उस क्षेत्र को क्या घोषित कर दिया जाता है दोस्तों? हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। यद्यपि जैव विविधता के संपूर्ण हॉटस्पॉट का क्षेत्र संसार का लगभग कितना परसेंट है बताओ? 1.4% है, परंतु इन क्षेत्रों में आवासित जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या है दोस्तों? आवासित जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। आवासित जातियों की यहां पर संख्या बहुत ज्यादा है। एरिया वाइज हम देखें तो कम है, 1.4% है, लेकिन जातियों की संख्या थोड़ी ज्यादा है। इन हॉट स्पॉट की विशेष सुरक्षा द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया सकता है। यानी विशेष क्षेत्रों को ऐसे हॉट स्पॉट यदि क्षेत्र घोषित किया जाए और वहां पर वास्तव में उसका बाह्य स्थानीय संरक्षण करें, जीवों को अच्छा पोषण दें, अच्छा आवास दें, उनकी सुरक्षा रखें, तो कहीं ना कहीं 30% विलोपन की दर को हम कम कर सकते हैं। तो संसार का लगभग 1.4% भाग पर क्या है दोस्तों? हॉट स्पॉट क्षेत्र हमारे भारत में है और इससे हम 30% इसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। पहला कारण हो गया हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण में हॉट स्पॉट। सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों जीव मंडल आरक्षितियां। क्या आता है? जीव मंडल आरक्षितियां, जिनको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या होते हैं? जीव मंडल आरक्षितियों की हम बात करें तो एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। इसमें क्या होता है? जो लैंड होती है, भूमि होती है, उसके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती है कि कहां पर पौधों का संरक्षण करना चाहिए, कहां जानवरों का संरक्षण करना चाहिए। तो पौधे और जानवरों के संरक्षण के लिए भूमि के उपयोग की अनुमति जो दी जाती है, उसमें टोटल 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्र होते हैं? एक तो होता है दोस्तों कोर जोन, एक होता है बफर जोन, एक होता है ट्रांजिशन जोन। इसे एक अपन मानते हैं कोर जोन, एक है बफर जोन, एक है ट्रांजिशन जोन। इसको अपन बोलते हैं कोर जोन। कोर जोन क्या होता है? कोर जोन का मतलब होता है बिल्कुल केंद्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। यहां किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। यहां कुछ इस प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु निवास करते हैं कि मानव की कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ना कोई पेड़ की कटाई होगी, ना किसी जानवर का शिकार होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी मानव गतिविधि यहां पर अनुमति नहीं होती है। तो मानव गतिविधि की जब अनुमति नहीं होगी तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? कोर जोन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर जोन। दूसरा एक आता है दोस्तों जिसको कहा जाता है बफर जोन। क्या कहा जाता है? बफर जोन कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं मित्रों बफर जोन। क्या कहते हैं इसको? बफर जोन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? बफर जोन कहते हैं इसको। अंदर वाला जो पार्ट है
ये देखो 3 जोन मैंने आपके सामने बनाए हैं। रेड कलर वाला इसको कहते हैं कोर जोन, यहां पर मानवीय गतिविधियों को कोई भी अनुमति नहीं होती है। दूसरा आता है बफर जोन, इसको क्या कहते हैं, बफर जोन कहते हैं, इसको बफर जोन कहते हैं। यहां मानवीय गतिविधियों की सीमित अनुमति होती है, यानी बहुत ज्यादा नहीं, सीमित अनुमति होती है, बिना अनुमति के यहां पर कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं होती है। तीसरा आता है दोस्तों ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन क्या होता है? ट्रांजिशन जोन का मतलब होता है जहां पर अधिक संख्या में मानवीय गतिविधि चलती हो। ट्रांजिशन जोन का मतलब होता है जहां पर मानवीय गतिविधि चलती है। बफर जोन, कोर जोन का मतलब तो क्या है? मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। बफर जोन का मतलब होता है कि मानवीय गतिविधि सीमित मात्रा में होती है। और ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या होता है? जहां पर मानवीय गतिविधि चलती रहती है। मानवीय गतिविधि चलती रहती हैं, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन जोन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांजिशन जोन के नाम से जाना जाता है। तो 3 जोन हुए, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है सत्य के रूप में। कोर जोन क्या है, ट्रांजिशन जोन क्या है, पूछ लिया कि वह क्षेत्र जहां पर अधिक संख्या में मानव गतिविधियां चलती हैं क्या कहलाता है? कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। तो आंसर याद रखना, ट्रांजिशन जोन कहलाएगा। जहां सीमित गतिविधियां हैं उसको क्या कहेंगे? बफर जोन कहेंगे। जहां बिल्कुल ही नहीं होती हैं उसको क्या कहते हैं? कोर जोन के नाम से जाना जाता है। तो अच्छा समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रांजिशन जोन। अधिक संख्या में मानव गतिविधि चलती रहती है, हो गया हमारा। बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत 1971 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इंपोर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब की गई थी? 1971 में यूनेस्को के द्वारा की गई है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या वर्तमान में कितनी है? 18 है। कई जगह आपको 14 लिखा मिल जाएगा पुराने आंकड़ों के अकॉर्डिंग, लेकिन वर्तमान में लगभग कितनी है? 18। ये संख्या थोड़ी घटती बढ़ती रहती है, जैसे घोषित करते हैं तो संख्या थोड़ी चेंज हो जाती है। वर्तमान में 18 है। अब इनमें से कुछ के बारे में हम उदाहरण के रूप में चर्चा कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से हैं। हालांकि दोस्तों आप भी जानते हो ये कंप्लीटली ज्योग्राफी का पोर्शन है, लेकिन ये जो प्रश्न आएगा ना, ये कहां पर है, ऐसा तो ज्योग्राफी में यदि टॉपिक होगा तो वहां से आ सकता है। हमारे साइंस में तो केवल इससे संबंधित कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा आपसे कि बफर जोन, कोर जोन, ट्रांजिशन जोन क्या होते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या होता है, हॉट स्पॉट क्षेत्र कब घोषित किया गया जाता है, उसकी शर्तें क्या होती हैं, इस शब्द का यूज किसने किया था, बायोडाइवर्सिटी शब्द का अर्थ क्या है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का मतलब होता क्या है, इसका यूज किस वैज्ञानिक ने किया था, इसके प्रतिपादक कौन हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, समाप्य कौन से हैं, असमाप्त कौन से हैं, नवीकरणीय कौन से हैं, अनवीकरणीय कौन से हैं, इस प्रकार का प्रश्न हमारे पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, नंदा देवी नाम सुना होगा कुछ, बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया में है। नंदा देवी कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। एक आता है नौक्रेक, नौक्रेक कहां पर है दोस्तों? मेघालय में है। कहां पर है? मेघालय में है। एक आता मानस, मानस कहां पर है? असम में है। ये पहला, तीसरा, ये तो इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। डिब्रू सैखोमा कहां पर है दोस्तों? असम में है। डिब्रू सैखोमा कहां पर है? असम में है। एक है देहांग दिबांग, क्या नाम है? देहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में। इनको आप 2-5 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? देहांग दिबांग है। पश्चिमी बंगाल में कौन है दोस्तों? सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में कौन है? सुंदरवन। इनको तो हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी कहां पर है बताइए? तमिलनाडु में है। एक आता नीलगिरी, नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तीनों के जंगल जो होते हैं वो नीलगिरी बोलते हैं उनको। तो नीलगिरी जो है वो कहां पर है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों राज्यों को कवर करता है। अगला है इसमें ग्रेट निकोबार, नाम से स्पष्ट है, निकोबार यानी अंडमान व निकोबार में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में है।
कंचनजंगा ये सिक्किम में है। कहां पर है? कंचनजंगा सिक्किम में है। ये लगभग आपको याद होंगे सभी। पचमढ़ी है, पचमढ़ी कहां पर है दोस्तों? एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। अगस्तमलाई कहां पर है? केरल में है। अगस्तमलाई कहां पर है? केरल में है। अचानकमार अमरकंटक कहां पर है? एमपी छत्तीसगढ़ में है। तो ये हमारे कुछ मैंने यहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं। ये सभी याद रखना क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि हमारे भारत में उपस्थित हैं। भारत के कौन से राज्य में हैं उनकी चर्चा भी हमने दोस्तों यहां पर कर ली है। तो ये वो हैं जहां पर जीवों को संरक्षित रखा जाता है। इनको जैव विविधता संरक्षण या प्राकृतिक संसाधन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, ये भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे एक आता काजीरंगा, असम में है। काजीरंगा कहां पर है दोस्तों? असम में है। एक महत्वपूर्ण जंतु है यहाँ का जिसका नाम है राइनोसिरस। क्या नाम है? राइनोसिरस। एक आता सुंदरबन पश्चिम बंगाल। यहां पर कौन आता है दोस्तों? बाघ है। यहाँ का महत्वपूर्ण जंतु कौन सा है? बाघ है। हजारीबाग झारखंड में कौन है दोस्तों? बाघ। हजारीबाग झारखंड में कौन होता है? बाघ इसका महत्वपूर्ण जंतु है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड इंपोर्टेंट है। इसका महत्वपूर्ण जंतु क्या है? बाघ है। एक गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर कहां पर है? गुजरात में है। यहाँ का महत्वपूर्ण जंतु कौन है? एशियाटिक शेर है। कौन है? एशिया। जैव विविधता संरक्षण के बारे में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन किस प्रकार से होता है, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि एक तरीके से प्राकृतिक जो आवास होते हैं उनमें जीव जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण किस प्रकार से होता है, जिसे कहा जाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, या इसको बाह्य स्थानीय संरक्षण के नाम से जाना जाता है। तो हमारा हेडिंग है आज का बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या है दोस्तों? बाह्य स्थानीय संरक्षण के नाम से इसे जाना जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन का अर्थ होता है कि प्राकृतिक आवास से बाहर किसी भी जीव जंतु का, वन्य जीव का संरक्षण करना। और दोस्तों इसके अंदर जैसे जीन बैंक आता है, जर्म प्लाज्म बैंक आते हैं, बीज बैंक आते हैं, वानस्पतिक उद्यान आते हैं, जंतु उद्यान आते हैं, चिड़ियाघर आते हैं। इन सभी के अंदर यदि हम किसी वन्य जीव का आवास रखें, हम उनको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, तो उसे कहा जाता है प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, या इसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। दोस्तों यहां से इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है, कौन एक्स सीटू में आता है, कौन इन सीटू में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे इस चैप्टर का यहाँ पर बनता है। तो देखो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है, सेम स्लाइड पर है कि जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए जो चिड़ियाघर हैं, वानस्पतिक उद्यान हैं, उनमें संरक्षण करना क्या कहलाता है? उत्स्थानीय संरक्षण, या इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जीन बैंक आती हैं दोस्तों, इसमें जर्म प्लाज्म बैंक आती हैं, जीव द्रव को रखा जाता है, और बीज बैंक आदि को किसमें सम्मिलित किया गया है? बाह्य स्थानीय संरक्षण में सम्मिलित किया गया है। इस संरक्षण में दोस्तों क्या क्या होता है? संकट उत्पन्न जो पादप जातियां हैं, जो संकट उत्पन्न पादप हैं, जंतु हैं, उनको प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर रखा जाता है। उनकी वहां पर अच्छी से दोस्तों देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक उनको वहां पर कंजर्व किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है। इसके लिए जंतु उद्यान होते हैं, वानस्पतिक उद्यान होते हैं, वन्य जीव सफारी पार्क वगैरह होते हैं। ये सब इन्हीं के कंजर्वेशन के लिए बनाए जाते हैं। और ये जितने भी जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क हैं, इनका मेन उद्देश्य यह है कि प्राकृतिक आवास के बाहर जीवों का संरक्षण किस प्रकार से हो सके। ऐसे बहुत से जंतु हैं दोस्तों जो वनों में आज विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन जंतु उद्यानों में उनकी कुछ प्रजातियां आज भी क्या हैं दोस्तों? सेफ हैं, सुरक्षित हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम इस तरीके से संकट उत्पन्न जो जातियां हैं उनको हम किसी कंप्लीटली घेरे में रखें, उनको बांध कर रखें, एक निश्चित डोर के अंदर रखें, तो कहीं ना कहीं उनको हम बाह्य स्थानीय संरक्षण दे सकते हैं। उससे हम उनकी जातियों को खतरा या नष्ट होने से दोस्तों बचा सकते हैं। वर्तमान में संकटग्रस्त जातियों को आगे भविष्य में वो नष्ट नहीं हो, इसके लिए उनके युग्मक वगैरह होते हैं, उनको
संरक्षित किया जाता है अति न्यून तापमान पर, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के नाम से जाना जाता है, निम्न ताप परिरक्षण तकनीकी के नाम से जाना जाता है। तो उन पर युग्मकों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? युग्मकों को। जो गैमेट्स होते हैं, इन गैमेट्स को अति न्यून तापमान पर, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब होता है निम्न ताप पर क्या करते हैं दोस्तों, संरक्षित रखा जाता है, जिससे भविष्य में उससे संकरण करवा करके नई जातियां उत्पन्न कराई जा सकें। इन अंडों को पात्र निषेचित किया जाता है। पात्र निषेचित का मतलब होता है शरीर से बाहर किसी पात्र के अंदर, परखनली के अंदर प्रयोगशाला में युग्मकों का संलयन करवा करके या ऊतकीय संवर्धन विधि के द्वारा पादपों का प्रवर्धन भी किया जाता है। जैसे आप देखते हो, जब हम गुलाब की खेती करते हैं तो गुलाब में से जो डंठल निकलते हैं, गुलाब की जो टहनियां होती हैं, उनको कर्तन विधि के द्वारा काट करके उसको मिट्टी पर रोपण करके उसको कृत्रिम तरीके से पोषण माध्यम दे करके उससे एक नया पादप तैयार कर लिया जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतक संवर्धन कहते हैं, टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। व्यापारिक महत्व के जितने भी पौधे हैं, उनका जो जेनेटिकली जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो जेनेटिकली स्ट्रेंथ्स वगैरह जो होते हैं या उनके बीज वगैरह हैं, उनको लंबे समय तक हम बीज बैंक में रख सकते हैं ताकि भविष्य में उन प्रजातियों का विकास किया जा सके। कुछ गोल्डन पॉइंट आपके सामने हैं। सबसे पहला गोल्डन पॉइंट आपके सामने है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है उसको संसद में, याद रखना दोस्तों, 2002 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 2002 में पारित किया गया है। फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ था? 1927 में, 1927 में लागू हुआ है। बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम दोस्तों कब आई थी? 1986 में। कब आई थी? 1986 में। वन्य जीव सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? 1972 में। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, वन्य जीव सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ है। आपके सामने दोस्तों कुछ जीव हैं जो कि जैव विविधता को दर्शाते हैं कि इस प्रकार के जीव यदि आपको देखने को मिले दोस्तों तो आपको कितना अच्छा लगेगा। अब ऐसे जीवों को, वर्तमान में ऐसे जीवों की जातियों को बनाए रखने के लिए हमें ये बीज बैंक है, जर्मप्लाज्म बैंक है, युग्मकों को अति न्यून तापमान पर रखना है। तो इन सब को हम लंबे समय तक प्रिजर्व रख करके ऐसी जातियों को हम लंबे समय तक जीवित रख सकते हैं। तो देखो आपके सामने कितना सुंदर सा फोटोग्राफ आया है। इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जैव विविधता के नाम से इसको जानते हैं। जैसे बाघ है, अब इस तरह की प्रजातियां यदि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मिलेंगी, प्रकृति में मिलेंगी, लैंड पर मिलेंगी, तो थोड़ा सा हमारी जैव विविधता क्या रहेगी दोस्तों? मजबूत रहेगी। क्या रहेगी? मजबूत। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बर्ड हैं, कितनी प्यारी चिड़ियाएं हैं, ये तोते की प्रजाति वगैरह हैं। इस प्रकार से आज आप देखते हो वर्तमान में तोता जो है बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। उससे मिलती जुलती देखो एक प्रजाति है जो कि आपके सामने है। यदि ऐसा वातावरण हमारे चारों तरफ रहे पृथ्वी पर तो निश्चित रूप से जैव विविधता या जैव संपदा जो है वो हमारी स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के यदि पेड़ पौधे आपके सामने आपको देखने को मिलें तो किस प्रकार से आपको मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो दुनिया में ऐसे स्थल जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं। आपके सामने एक जीव आपके सामने है, ये भी बायोडाइवर्सिटी का एक मेन एग्जाम्पल है। एक IUCN, पूरा नाम याद रखना दोस्तों। IUCN का पूरा नाम क्या है? IUCN का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार अब तक जंतु और पादपों की कुल प्रजातियां कितनी हैं दोस्तों? 1.5 मिलियन से ज्यादा हैं। कितने मिलियन से ज्यादा हैं? 1.5 मिलियन से ज्यादा हैं। एक वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट मे के द्वारा एक वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पर्याकलन दिया गया है, जिन्होंने बताया है कि जाति विविधता लगभग कितने लाख तक है? 70 लाख तक है। बहुत कुछ नॉर्मल पॉइंट हैं। देखो ऐसे हर पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन बनेगा इसमें इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है, इनके प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं,
इसके अलावा हम बात करें जैव संसाधन में समाप्त कौन सा है, अशमाप्त कौन सा है, हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत में कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इकोलॉजी पारिस्थितिकी से संबंधित यहाँ पर जैव विविधता में प्रश्न आता है। जंतुओं में याद रखना कीट जो है ना वो सबसे अधिक जातीय समूह है। कीट वर्ग को दोस्तों यहाँ पर आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सारे आते हैं। जंतु जगत की 80% जातियां दोस्तों आर्थ्रोपोडा समूह में रखी गई हैं और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। एशिया में सर्वाधिक जैव विविधता की हम बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश कौन से हैं? चीन, इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस और कौन सा है दोस्तों? मलेशिया। ये सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले कौन है? कंट्रीज हैं। पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन जो है वहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु दोस्तों उपस्थित होते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो स्थान है दोस्तों एक यासुनी है और यासुनी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। याद रखना ये यासुनी कहां पर है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला और जो अमेजन वर्षावन है उनके मिलन बिंदु पर एक विशेष स्थान है जिसका नाम क्या है दोस्तों? यासुनी। यासुनी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ब्राजील में भी जैव विविधता अच्छी मात्रा में है। साइलेंट वैली, इसके अलावा पूर्वी हिमालय, यहाँ पर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक उच्च लेवल पर पाई जाती है। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों एक आता कवक जिसको फफूंद कहते हैं। संसार में वर्ल्ड के अंदर कवक की जो प्रजातियां हैं ना वो मत्स्य वर्ग से, उभयचर वर्ग से, सरीसृप वर्ग से और मैमेलियन स्तनधारी, इन चारों से दोस्तों अधिक हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट है, याद रखना। सत्य असत्य के रूप में कभी क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मल हम बात करते हैं तो कवक जातियों की कुल संख्या जो है ना वो याद रखना उभयचर जिसको एम्फीबियन कहते हैं, ये मछली, मछली, पिसीज वर्ग, उभयचर, एम्फीबियन, सरीसृप तथा स्तनधारी, इनसे भी ज्यादा दोस्तों क्या पाए जाते हैं? कवक की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सभी जितनी भी आकलित जातियां हैं उनमें से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी ये लगभग 22% हैं। ये ब्रायोफाइटा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी पादप जगत के वर्ग हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप जो हैं वो जल व थल दोनों पर पाए जाते हैं। इन्हें वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग। हम पढ़ चुके हैं जैव विविधता वाले वर्गीकरण के अंदर वनस्पति जगत का उभयचर वर्ग के नाम से जाना जाता है। आवृतबीजी का मतलब होता है जिसमें बीजों का निर्माण किसी आवरण के अंदर होता है, सीड कोट में होता है, उसे आवृतबीजी कहते हैं। अनावृतबीजी का मतलब होता है जिसमें बीजों का निर्माण तो होता है लेकिन किसी आवरण के अंदर नहीं होता है। तो ये लगभग कितने परसेंट हैं दोस्तों? 22% होते हैं। अगर हम बात करें भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल कितना परसेंट है? 2.4% है। कितना परसेंट है दोस्तों? 2.4% है। लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता लगभग कितने प्रतिशत होती है? 8.1% है। कितनी है वैश्विक जातीय विविधता? कितने परसेंट है? 8.1। यही कारण है कि भारत जो है हमारा वो संसार के लगभग 12 महाविविध देशों में से एक हमारा भारत को गिना जाता है। तो संसार में भारत जो देश है दोस्तों हमारा ये महाविविध देशों में से एक है जहां पर जैव विविधता अच्छी मात्रा में पाई जाती है। सामान्यतया एक क्वेश्चन आता है कि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये तो ध्रुव है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है। यदि आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो निश्चित रूप से दोस्तों जाति विविधता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन आ सकता है सत्य असत्य के रूप में कि सामान्यतया भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाति विविधता दोस्तों
कम हो जाती है। क्या हो जाती है? जाति व्यवस्था कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जैव विविधता की क्षति किस प्रकार से हो रही है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है? मानव द्वारा प्रशांत उष्ण कटिबंधीयों पर आवासीय बस्तियां स्थापित कर दी गई हैं, जिसके कारण वहां पर लगभग पक्षियों की 2000 जातियां क्या हो चुकी हैं दोस्तों? विलुप्त हो गई हैं। इसका मतलब जैव विविधता को क्या हो रही है? क्षति हो रही है। अगर हम बात करें IUCN की जो लाल सूची है, रेड डाटा बुक है, 2004 के अनुसार, साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में लगभग कितनी जातियां लुप्त हुई हैं? 784 जातियां यहां पर लुप्त हो चुकी हैं। ये कुछ उदाहरण हैं दोस्तों। नई विलुप्त जातियों की यदि हम बात करें तो मॉरिशस में एक डोडो पक्षी पाया जाता है। मॉरिशस के अंदर एक डोडो पक्षी पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें अफ्रीका के अंदर एक क्वेगा है। क्या है? जेब्रा की स्पीसीज है दोस्तों। जेब्रा की स्पीसीज का नाम क्या है? क्वेगा। इसके अलावा हम बात करें क्वेगा, ये जेब्रा की स्पीसीज है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें थाइलेशियन, ये टाइगर की स्पीसीज है। ऑस्ट्रेलिया की थाइलेशियन क्या है दोस्तों? टाइगर की स्पीसीज है। क्वेगा की बात करें, जुएगा जेब्रा स्पीसीज है। ऑस्ट्रेलिया की थाइलेशियन, रूस की स्टेलर, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है 2 वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो अपन को याद रखना, मॉरिशस की डोडो है, एक क्वेगा प्रजाति है। क्वेगा क्या है दोस्तों? जेब्रा की स्पीसीज है। थाइलेशियन क्या है? टाइगर की है। बाघ की 3 उपजातियां हैं, बाली, जावा और कैस्पियन, ये शामिल हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हम बात करें तो ये आज विलुप्त हो चुकी हैं, जो कि नई जातियां हैं जो रिसेंटली विलुप्त होती जा रही हैं। आज डोडो पक्षी देखने को नहीं मिलता है। तो मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका में क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया का थाइलेशियन, थाइलेशियन बाघ की प्रजाति है। इसके अलावा हम बात करें रूस का स्टेलर समुद्री गाय, बाघ की 3 उपजातियां हैं, बाली, जावा, कैस्पियन, ये नई विलुप्त प्रजातियां हैं। इससे जैव विविधता को क्षति पहुंची है। आगे हम बात करें कि वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 12% पक्षी। ये पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जो इनको आपको रटना नहीं है, केवल एक हमारी मानसिक धारणा के लिए, एक समझ पर आधारित आपको सुनना है, ध्यान रखना है, जिससे अपन को पता चले कि वर्तमान में जैव विविधता में खतरा कहां कहां पर हुआ है, किस किस प्रकार से जीव विलुप्त हो रहे हैं। ये मतलब ये कोई आने वाला क्वेश्चन नहीं है कि इन पॉइंटों से कोई ऐसे पूछेगा कि कितने % पक्षी लुप्त हो गए। ये एक डाटा है जो हमें थोड़ा सा आकलित होना जरूरी है। 32% लगभग उभयचर, 31% आवृतबीजी की जातियां दोस्तों विलुप्ति के कगार पर हैं। यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी। सामान्यतया किसी क्षेत्र की जैव विविधता की जब हानि होती है दोस्तों, तो एक तो पादप उत्पादकता घटती है। यह प्रश्न आ सकता है कि सामान्यतया किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक तो पादप उत्पादकता घटती है। जब दोस्तों अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, कई जीव जंतु परागण क्रिया में सहायक होते हैं, पादपों के लिए लाभदायक होते हैं। कहने का मतलब है यदि वो नष्ट होंगे तो कहीं पादपों की उत्पादकता घटेगी। पेड़ पौधे कम होंगे तो दोस्तों पर्यावरणीय समस्याएं उभर करके आएंगी। सूखा आदि पड़ेगा तो सूखा आदि के प्रतिरोध में क्या होती है दोस्तों? कमी आती है। सूखापन बढ़ जाता है, अकाल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, कुछ पारितंत्र की प्रक्रियाओं में जैसे पादप उत्पादकता है, जल का उपयोग है, पीड़क वगैरह होते हैं, रोग चक्र वगैरह होते हैं, डिजीज साइकिल वगैरह हैं, पैथोजेंस हैं, इनकी परिवर्तनशीलता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये प्रभाव पड़ते हैं जैव विविधता की हानि होने से। जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है दोस्तों? अब हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो हमने पढ़ी है, इसकी क्षति जो हुई है, इस क्षति के कारण क्या है? अगर हम क्षति के कारणों की बात करें तो जैव विविधता की क्षति के कारण है, पहला है मानवीय क्रियाकलाप। ये तो दोस्तों मेन है। आज वर्तमान का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है वातावरण का, वर्तमान में इसका भी कारण मानवीय क्रियाकलाप है। हम CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं और CO2 के कारण ही वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जैव विविधता की क्षति मेनली किसके कारण हो रही है? मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो रही है। जैसे पहला है आवासीय क्षति एवं विखंडन। आज आप देखते हो कि जहां किसी जमाने में आज से 10 साल 20 साल पहले वहां जंगल हुआ करता था, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु रहते थे,
पेड़ पौधे थे विभिन्न प्रकार के, आज वहां पर सड़कें बन गई हैं, वाहन चल रहे हैं, मकान बन गए हैं, रिहायशी क्षेत्र बस गया है, कंपनियां खुल गई हैं। इसका मतलब हमारे द्वारा ही किए गए क्रियाकलापों से क्या हुई है, जैव विविधता को हानि हुई है। इसको अपन आवासीय क्षति कहते हैं और ये जंतुओं और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। आज मैं जहां से क्लास ले रहा हूं, यदि 25 साल पहले की बात करें इस स्थान पर, तो बहुत कम रिहायशी क्षेत्र था, बहुत कम लोग बाग थे, पेड़ों की संख्या ज्यादा थी, जानवर जंतु घूमते रहते थे। आज यहाँ पर दोस्तों आदमी के अलावा, घरों के अलावा, वाहनों के अलावा कोई जीव जंतु देखने को नहीं मिलता है। छोटे बड़े गार्डन हैं, उनके अंदर पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारी वजह से, कहीं ना कहीं मनुष्य की वजह से, हमारे क्रियाकलापों की वजह से यहां पर जैव विविधता में क्या हुई है दोस्तों, कमी आई है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है, याद रखना। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में आज वहां पर आवासीय रिहायशी इलाका बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां पर क्या हुई है दोस्तों, क्षति हुई है। पूर्व में वर्षा वन जो है पृथ्वी के 14% क्षेत्रों में फैले हुए थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र में भी नहीं। यानी पहले यदि अपन बात करें तो वर्षा वन पृथ्वी के लगभग 14% एरिया में फैले हुए थे। वर्तमान में आप देखोगे तो 6% से भी ज्यादा एरिया में वन फैले हुए नहीं है। इसका मतलब जैव विविधता की क्षति का मेन कारण क्या है दोस्तों, मानवीय क्रियाकलाप है, ह्यूमन एक्टिविटीज है। हमारा रिहायशी इलाकों का बढ़ना है, हमारी कंपनीज का बढ़ना है, उद्योग धंधों का बढ़ना है, हमारे कई सारे क्रियाकलाप ऐसे हैं जो उत्पादकों पर निर्भर हैं। कई सारे लोग वन्य जीवों को शिकार करते हैं, कई सारे उत्पाद वन्य जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे दोस्तों जैव विविधता को क्या हुई है, हानि हुई है। विशाल अमेजन वर्षा वन का आपने नाम सुना होगा, जिसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से जाना जाता है। अब सोचो, जिसको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, जहां पर करोड़ों जातियां निवास करती हैं, उस वन को वर्तमान में सोयाबीन की खेती के लिए दोस्तों धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। जानवर वहां पर चारागाह बना रहे हैं, चारागाह बनाकर के पूरे एरिया को काटकर साफ कर दिया गया है। इससे क्या हुई है, जैव विविधता को क्षति हुई है। संपूर्ण आवासीय जब क्षति होती है तो प्रदूषण भी बढ़ता है। प्रदूषण के कारण आवास में भी दोस्तों क्या हुआ है, कहीं ना कहीं कमी आई है, जिससे बहुत से जीवों को खतरा उत्पन्न हो गया है। आगे हम बात करते हैं अतिदोहन। तो पहला कारण तो हमारा क्या था दोस्तों, मानवीय क्रियाकलाप थे, आवासीय क्षति था। दूसरा क्या है, अतिदोहन, जिसको ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहने के नाम से जाना जाता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के नाम से जाना जाता है। अतिदोहन का मतलब होता है दोस्तों अधिक उपयोग में लेना। मानव द्वारा यदि हम बात करें, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां ऐसी हैं, जैसे पैसेंजर कबूतर का नाम सुना होगा आपने, एक प्रजाति आती है, एक स्टीलर समुद्री गाय आती है, जो कि आज विलुप्त हो गई है, देखने को नहीं मिलती है। हम कहते हैं ना, कबूतर जा जा जा, पहली चिट्ठी साजन के नाम दे के आ जा, फिर मेरे लिए लेके आ जा। ये क्या था, ऐसे भी जीव होते थे जो हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करते थे। आज वो प्रजातियां हमारी खत्म हो चुकी हैं, देखने को नहीं मिलती। कोई गाना बनाए तो ऐसी थोड़ी बना है, कुछ तो था पहले प्रकृति में, लेकिन उस प्रकृति को कहीं ना कहीं हमने दोस्तों क्या किया है, नष्ट किया है। क्या किया है, नष्ट किया है। तो अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं मानव द्वारा जब अतिदोहन हुआ है तो स्टीलर समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ये धीरे धीरे क्या हो गए हैं दोस्तों, नष्ट हो गए हैं। आज अनेक समुद्री मछलियां हैं जो कि कहीं ना कहीं जनसंख्या का शिकार बनी है, और शिकार के कारण भी कम होती जा रही हैं, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां क्या है दोस्तों, खतरे में पड़ गई हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण। सी पॉइंट क्या है दोस्तों, विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण, जब बाहरी जातियां किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, विदेशी जातियों का आक्रमण, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, जिसके कारण जैव विविधता में हानि होती है। जब कोई भी ऐसी विदेशी जाति है जो किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से यहां लाई जाती है, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस जाति ने तो अपना प्रभुत्व जमा लिया, उस जाति ने तो अपना प्रभुत्व जमा लिया, लेकिन हमारे यहां पर जो लोकल जातियां थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई।
इसका मतलब विदेशी जातियों के आक्रमण से भी जैव विविधता को क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, खतरा उत्पन्न होता है। यानी जब बाहरी जातियां किसी भी उद्देश्य से क्षेत्र में लाई जाती हैं और वो आक्रामक होकर के वहां की जो स्थानिक जातियां हैं, जो लोकल स्पीसीज हैं, उनको नष्ट कर देती है या वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं, उसको कहते हैं विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण या इसके द्वारा जैव विविधता को क्षति पहुंचती है। जैसे हम बात करें कि जब नील नदी की मछली नाइल पर्च, क्या नाम है, नाइल पर्च, नाइल पर्च को विक्टोरिया झील में डाला गया था। किस में डाला गया था, विक्टोरिया झील, यानी इसको लाया गया था नाइल पर्च मछली को, कहां से, नील नदी से लाया गया था, विक्टोरिया झील में इसको डाला गया था। तो पता चला कि झील में उपस्थित जो सिचलिड मछली थी, ये एक स्पीसीज है सिचलिड मछली, उसकी जाति क्या हो गई दोस्तों, विलुप्त हो गई। इसे कहा जाता है विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण। यानी जब बाहरी जातियां किसी एक उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं और उनमें से कुछ आक्रामक होकर के वहां की स्थानिक जातियों को नष्ट कर देती हैं, जिससे वहां पर उपस्थित स्थानिक जातियां धीरे धीरे विलुप्त होती जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, विदेशी जातियों द्वारा या आक्रमण कहा जाता है, या उसको जैव विविधता की क्षति के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, नील नदी की मछली नाइल पर्च को जब विक्टोरिया झील में डाला गया था तो झील में उपस्थित सिचलिड मछली थी, वो उसकी जाति क्या हो गई दोस्तों, विलुप्त हो गई है। गाजर घास की यदि हम बात करें दोस्तों, गाजर घास का आपने नाम सुना होगा, गाजर घास जिसको पार्थेनियम कहते हैं, गाजर घास, पार्थेनियम, लेंटाना तथा हाइसिंथ, आइकॉर्निया जैसी आक्रामक ये विदेशी खरपतवार जातियों से हमारी देशज जातियों को काफी क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, कलेरियस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों से लाया गया था। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, कलेरियस गैरीपाइनस मछली को हमारे यहां पर नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों की जो मूल मछली थी जिसका नाम था अशल्क मीन, जिसको कैटफिश जाति के नाम से जाना जाता है, उसके लिए क्या पैदा हो गया दोस्तों, खतरा पैदा हो गया है। यानी हम लाए तो किसी और काम से, मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश को लेके आए थे जिसका नाम है क्लैरियस गैरीपाइनस मछली, उसको हमारी नदियों में लाया गया और पता चला कि उस मछली की वजह से हमारे यहाँ की जो नदियों की जो मूल मछली थी पहले की, असल मीन मछलियां थी, उनको क्या पैदा हो रहा है, खतरा पैदा हो रहा है। इसका मतलब जैव विविधता की क्या हो रही है दोस्तों, क्षति हो रही है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला कारण आता है शह विलुप्तता। कौन सा कारण आता है, शह विलुप्तता। क्या है ये शह विलुप्तता? शह विलुप्तता का मतलब होता है दोस्तों, हमेशा एक जाति कई बार दूसरी जाति पर भी थोड़ा बहुत निर्भर रहती है। अगर जैसे एक जाति विलुप्त होती है, यदि उस पर आधारित दूसरी जंतु और पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं, तो उसे कहा जाता है सह विलुप्तता, यानी साथ साथ विलुप्त होना। जैसे जब कोई एक मत्स्य जाति विलुप्त होती है तो उसके जो विशिष्ट परजीवी होते हैं, जो उस मछली से भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, वो परजीवी भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, नष्ट हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सह विलुप्तता। क्या कहा जाता है, सह विलुप्तता कहा जाता है। यानी सह विलुप्तता का मतलब है साथ साथ जीना, साथ साथ मरना। दोस्तों पहले यदि सामने वाला जीवित था तो हम भी जीवित थे, सामने वाले ने धोखा दिया, सामने वाला यदि नष्ट हो गया तो हम भी उसके साथ नष्ट हो जाएं, यह कहलाती है सह विलुप्तता। क्या होती है दोस्तों, सह विलुप्तता कहलाती है। तो इसका आंसर ये क्या है दोस्तों, सह विलुप्तता। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरेटिकल रूप में बनते हैं, प्रिलिम्स, आईएएस, आरएएस, इनमें खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सोच पर आधारित होते हैं, टर्म का हमें मालूम ही नहीं होता है। क्वेश्चन लगता सरल है देखने में, लेकिन जब टर्म आती है तो पता नहीं चलता कि सह विलुप्तता का अर्थ क्या है, अतिदोहन का अर्थ क्या है, इनका अर्थ पता होना हमें जरूरी है। तो क्वेश्चन आ जाए कि जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी जंतु एवं पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं, इस संबंध को क्या कहा जाता है, तो इसे सह विलुप्तता के नाम से जाना जाता है। जैसे एक परपोषी मत्स्य जाति जब विलुप्त होती है तो उसके विशिष्ट परजीवी भी दोस्तों क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सह विलुप्तता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है जातियों का विलोपन। जातियों का विलोपन, जातियों के विलोपन में हम बात करें तो जातियों का विलोपन जो होता है दोस्तों वो तीन प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला है नैसर्गिक विलोपन। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक।
जब पर्यावरणीय दशाएं, प्राकृतिक घटनाएं, प्रकृति के अंदर ही कोई ऐसा परिवर्तन हो जिससे जाति विलोपित हो जाए तो उसको कहा जाता है दोस्तों नैसर्गिक विलोपन। क्या कहा जाता है? नैसर्गिक विलोपन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? नैसर्गिक विलोपन। एक होता है समूह विलोपन। समूह विलोपन का मतलब होता है प्राकृतिक विपदाओं के कारण विलोपन हो जाए, कोई प्राकृतिक आपत्ति ऐसी आए जिससे कोई समूह नष्ट हो जाए, उसको कहा जाता है समूह विलोपन। एक आता है मानव उद्भवी विलोपन, यानी कोई भी मानवीय क्रियाएं ऐसी हों जिनके माध्यम से क्या हो जाए, जैव विविधता को खतरा पैदा हो या फिर कोई जाति विलुप्त हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मानव उद्भवी विलोपन के नाम से जाना जाता है। तो तीन प्रकार का विलोपन हुआ। जातियों के विलोपन की हम बात करें तो सबसे पहले जातियों के विलोपन में नैसर्गिक विलोपन आता है, पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण विलोपन होना। सेकंड आता है समूह विलोपन, प्राकृतिक विपदाओं के कारण विलोपन होना। तीसरा आता है मानव उद्भवी विलोपन, मानवीय क्रियाओं के द्वारा जैव विविधता की क्षति होना या विलोपन होना, जातियों का विलोपन होना। ये तीन कारण हैं दोस्तों जो कि जातियों के विलोपन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलोपन के प्रति संवेदनशील जातियों के गुण क्या हैं। विशालकाय शरीर, ये विलोपन के प्रति संवेदनशील जाति जो है वो क्यों विलुप्त हुई है, उनके कुछ गुण हो सकते हैं। जैसे विशालकाय शरीर, बड़ा शरीर है, ये भी एक कारण बनता है। छोटा समष्टि आकार, यानी समष्टि जो होती है कम्युनिटी, उसका जो जाति है कम्युनिटी है उसका आकार छोटा होगा, या फिर उसकी प्रजनन दर कम होगी, तब भी वो विलुप्त हो सकती है। खाद्य कड़ी में कहीं न कहीं उच्च पोषण स्तर पर भोजन है। एक तो होता है कि जो घास फूस खाए, अन्न खाए, उसको इजीली पोषण मिल जाता है। एक है शेर, तो दोस्तों शेर तो क्या है, उच्च पोषण स्तर पर है, तो उसको कहीं न कहीं भोजन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इजीली प्रकृति में उसका भोजन नहीं मिल पाएगा, उसको शिकार करना पड़ेगा। तो खाद्य कड़ी में उच्च पोषण स्तर पर भोजन, ये भी याद रखना एक विलोपन का मेन कारण है। इसके अलावा स्थिर प्रजनन पथ और आवास, ये भी दोस्तों विलोपन का एक मेन कारण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये बात थी हमारी जैव विविधता से संबंधित, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी से संबंधित विभिन्न बातें की हैं कि जैव विविधता क्या होती है, जीव कितने कितने प्रकार के हैं, वर्गीकरण क्या है, जैव विविधता क्या होती है, हॉट स्पॉट क्षेत्र क्या है, इनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, जातियों के विलोपन का कारण क्या है, जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है। इनमें से दोस्तों इसी प्रकार का थ्योरेटिकल प्रश्न आएगा, दिखने में सरल लगता है, दिमाग पर आधारित होता है, थोड़ा सा इकोलॉजिकल समझ पर आधारित प्रश्न दोस्तों इस टॉपिक से हमारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। अच्छा टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्टली लगभग सभी एग्जाम्स रीट में टॉपिक नया ही जोड़ा गया था लास्ट बार। उसमें जैव विविधता है, अनुकूलन है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर उसमें टॉपिक कंप्लीट पूछा जाता है। इसके अलावा प्रीलिम्स वगैरह में और यूपीएससी पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल प्रश्न बनते हैं। इसमें साथ में ही एक इकोलॉजी वाला पार्ट और आता है, तो दोनों से मिला करके इस बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला पार्ट था हमारा जो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। धन्यवाद सभी।